गर्मी में मशरूम उगाने वाली गरीब बहू की खेती और ठंडी ससुराल। माँ जी आपने दीदी को देखा है कहीं? कहाँ चली गई है दीदी? नहीं बहू, क्या हुआ? क्या हो गया? तू सुबह सुबह क्यों आ गई यहाँ पे? सुबह से कहीं पर भी नहीं दिख रही दीदी, पता नहीं कहाँ गई। पूरे घर में देख लिया, आंगन में भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे इतनी भयंकर गर्मी में वो भला बाहर कहाँ चली जाएगी? घर में ही होगी कहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो है कहाँ, चली कहाँ गई है? उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है बिना बताए, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कभी कहीं नहीं जाती, पता नहीं आज अचानक कहाँ गई। एक मिनट, मैंने उसे आखिरी बार पीछे वाले बंद कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? फिर से उस बंद कमरे में? हाँ बहू, अब पता नहीं क्या करने जाया करती है वो वहां पर। लेकिन माँ जी, दीदी बार बार उस बंद कमरे की तरफ क्यों जाती है? वहां तो घुटन होती है, सांस तक लेना मुश्किल होता है। पता नहीं बहू, कई दिनों से मैं वही देख रही हूँ, वो उसी कमरे की तरफ लगी रहती है, ना ढंग से आराम करती है, ना अपनी तबीयत का ख्याल रखती, पता नहीं क्या करना चाहती है। माँ जी, कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे ऐसा मत कह, चल चल हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों घबराते हुए बंद कमरे की तरफ भागती है। दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए, आप अंदर हैं क्या? अरे नंदनी बहू, अरे दरवाजा खोल बेटा, क्या कर रही है तू अंदर? कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ हटिए आप, हटिए, लगता है दरवाजा को धक्का देकर ही खोलना होगा। प्रिया जोर से धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोलती है। दीदी, माँ जी, दीदी जमीन पर पड़ी हुई है। अरे बहू नंदिनी, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? इनके हाथ तो पूरी तरह तप रहे हैं, कितनी तेज गर्मी है शरीर में। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि इस बंद कमरे में मत आया कर, कितनी बार इसको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। दीदी आंखें खोल गई, आपको क्या हो गया है? आखिर नंदिनी उस बंद कमरे में बार बार क्यों जाती थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे भयंकर गर्मी में भी चैन से बैठने नहीं दिया? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। कुछ महीने पहले की बात है। हे भगवान, बहुत 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 गर्मी हो रही, सुबह सुबह इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। हे भगवान, अभी से ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर आग बरस रही हो, आग। अब क्या करे कमला, मौसम ही ऐसा हो गया है। इस बार तो रात में भी हवा नहीं चलती है। उसी समय नंदिनी सिर पर पानी की बाल्टी रखे हुए घर के अंदर आती है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए होते हैं। अरे बहू, इतनी धूप में तुम फिर से पानी भरने के लिए चली गई थी? क्या करती माँ जी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं बच रहा है, सोचा था सबके उठने से पहले ही पानी भर लिया हूँ। बहू, तू सुबह से ही काम में लग जाती है, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखा कर। अभी तो पूरा दिन बाकी है बापूजी, मैं अभी जल्दी से खाना बना लेती हूँ माँ जी। धूप और बढ़ जाएगी ना तो फिर रसोई में खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नंदिनी रसोई की तरफ जाती है। कुछ ही देर में चूल्हे का धुआं पूरे आंगन में फैलने लगता है। देख रहे हो जी, सुबह से एक मिनट चैन नहीं मिलता है बेचारी इस नंदनी को। घर की हालत ही ऐसी है कमला, अगर ये बहू ना होती तो पता नहीं घर कैसे चलता। उसी समय बाहर से रामप्यारी चाची आती है। और ये कमला, अभी से सबके चाय क्यों लटके हुए हैं तुम लोगों के घर में? क्या बताया जाए राम प्यारी, इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। और ये पूरे गांव का यही हाल है, कल तो मेरे घर की दीवार पूरी तरह से तप चुकी है, बताओ क्या करूं। ऊपर से कमाई भी कुछ खास नहीं हो रही है, खेत सूखते जा रहे हैं। दीपक कहाँ है? खेत पर गया होगा सुबह सुबह, और मनीष भी मजदूरी पर निकल गया है। हाँ, मेहनत तो दोनों लड़के बहुत ज्यादा कर रहे हैं तुम्हारे नंदनी। उसी समय नंदिनी सबके लिए पानी लेकर आती है। उसके चेहरे में लगातार पसीना आ रहा होता है। अरे बहू, तू तो पूरी पसीने में भीग गई है, क्या कर रही थी तू? रसोई में बहुत गर्मी है चाची, चूल्हे के सामने खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने इसे कितनी बार कहा थोड़ा आराम कर लिया कर, लेकिन ये है कि मेरी सुनती नहीं। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो घर कौन देखेगा माँ जी? ये घर घर का काम कौन करेगा? बहू, काम अपनी जगह, लेकिन शरीर भी एक कोई चीज होती है। ऐसी दिन रात तू गर्मी में लगी रही ना तो तू बीमार पड़ जाएगी। उसी समय बाहर से एक औरत की आवाज आती है। अरे कमला जी, बधाई हो बधाई। अरे शहर वाली लड़की ने जो रिश्ता गया था ना, उनका फोन आ गया है, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। हाय भगवान, सच कह रही है? हाँ हाँ, अगले महीने मनीष की शादी भी तय हो गई है। अरे वाह, तो इस घर में नई बहू आ जाएगी कमला। अब घर में नंदनी का हाल बताने वाली दूसरी बहू भी आ जाएगी। बधाई हो बधाई कमला।
कुछ ही दिनों बाद मनीषी की शादी हो जाती। शादी के बाद नई बहू प्रिया शहर के पास वाले इलाके से अपने ससुराल आ जाती, लेकिन भयंकर गर्मी पहले जैसे ही पड़ रही थी। यहाँ तो सच में बहुत गर्मी है। रात से भर लग रही थी मुझे इतनी गर्मी, जैसे हवा नहीं है, आग जल रही थी यार। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बहू, अभी तो सुबह की गर्मी देख रही है। अरे दोपहर में तो हाल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। रास्ते में भी तुम यही बोल रही थी, इतनी गर्म हवा। उसने पहले कभी ये सारी चीजें महसूस नहीं की है। क्योंकि सच में नहीं की। हमारे वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। वहाँ तो लोग कमरे में कूलर चलाकर, एसी चलाकर रहते हैं। तू पहले बैठ जा प्रिया, इतनी दूर से चलकर आई है, थक गई होगी। मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अगर सच में ठंडा पानी मिल जाए तो मेरी जान में जान आ जाए, जान ही बच जाए मेरे। बहू, यहाँ ठंडे पानी का मतलब होता है मटके का पानी। ठीक है, लाइए जो भी हो। सच बताओ, मुझे लगा था गांव में थोड़ी शांति होगी, लेकिन यहाँ तो गर्मी ने हालत ही खराब कर दी है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत? हर इतनी गर्मी की भी आदत होती है क्या? इतने में नंदिनी पानी लेकर आ जाती है। ये ले, आराम से पी। अभी अभी मटके में नया पानी भरा है। प्रिया पानी पीती है। पानी अच्छा है, लेकिन घर बहुत गर्म लग रहा है। रात में तो यहाँ नींद भी नहीं आती होगी आप लोगों को। नींद कहाँ आती है बहू? आधी रात तक तो सब हाथ वाला पंखा चलते रहते, नींद कहाँ से आएगी? फिर आप लोग रहते कैसे हो यहाँ पर? जैसे तैसे रह लेते, क्या करे। गरीब आदमी मौसम से लड़ भी कितना सकता है। हमारे घर में तो दो दो कूलर चलते थे। अब हर घर की हालत एक जैसी नहीं होती है। मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे यहाँ सब कुछ बहुत ही अलग लग रहा है। अलग तो लगेगा बहू, शहर और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वहाँ बहुत आराम होता होगा, यहाँ आराम से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उसी समय रसोई की धुएं की हल्की गंध आने लगती है। अरे, मैं तो चूल्हे पर दाल चढ़ाकर भूल ही गई थी। देख रही है प्रिया, ये सुबह से एक मिनट भी चैन से नहीं बैठती। पूरा दिन पूरा घर अकेले संभालती है। दीदी हमेशा इतना काम करती रहती है। हाँ बहू, तू अभी नई नई आई है ना, इसीलिए नहीं जानती है। इस घर को नंदिनी ने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, वरना इतनी गर्मी और इतनी तंगी से घर चलाना आसान नहीं होता है। प्रिया चुप होकर नंदिनी को देखने लगती है, जो गर्म रसोई में फिर से चूल्हे के सामने बैठ चुकी होती है। अगले दिन सुबह सुबह नंदिनी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। सूरज पूरी तरह निकल भी नहीं हुआ होता है कि गर्म हवा चलने लगती है। हे भगवान, सुबह सुबह से इतनी गर्मी लग रही है। यहाँ लोग पूरे दिन कैसे रहते हैं? कहाँ कहाँ फंस गई यार। अभी तो धूप निकली भी नहीं है बहू, तब ये हाल है। बस यही सुनकर डर लग रहा है माँ जी। अगर सुबह का ये हाल है तो दोपहर में क्या होता होगा? कल रात में भी गर्मी की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। नंदिनी पानी की बाल्टी रखकर उनकी तरफ देखने लगती है। सच बताऊं, मैं इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग रोज वहाँ कैसे काम कर लेते हैं? नंदिनी चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर सोचने वाला भाव आने लगता है। मेरे तो सच में भाग फूट गए। ना ढंग की हवा, ना ठंडक, ना आराम, कुछ नहीं है यहाँ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बहू, सब समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे कभी आदत पड़ पाएगी। यह भी कोई आदत पड़ने वाली चीज है। यह नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ जिससे कुछ ऐसा करे जिससे गर्मी कम लगे। इतना कहकर प्रिया अंदर चली जाती है। माँ जी, प्रिया गलत भी तो नहीं कह रही है। इस गर्मी में घर के अंदर रहना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। अब गर्मी का क्या कर सकते हैं, पर किसी के बस में थोड़ी होती है ये सारी चीजें। अब क्या करे, जो चल रहा है चलने दे बहू। नंदिनी कुछ सोचने लगती है, फिर वो खेत की तरफ देखती है और अचानक उसे कुछ सूझता है। वो उठकर खेत की तरफ चली जाती है। बस अभी खेत से आती हूँ। बहू, बाहर लू चल रही, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। नंदी खेत के किनारे पहुंचती है। वहां सूखी घास, पुरानी बांस और घास जैसी जंगली घास पड़ी होती है। वो उन्हें ध्यान से देखने लगती है। अगर ये घास पानी पकड़ ले और हवा इसके बीच से होकर गुजरे तो घर के अंदर शायद ठंडी हवा आ सकती है। वो जल्दी जल्दी घासों को इकट्ठा करने लगती है और उन्हें बांध कर घर ले आती। नंदिनी खिड़कियों के सामने घास बांधने लगती है, फिर बाल्टी से पानी भरकर उन घासों पर छिड़क देती है। बहू, इससे क्या होगा? बाहर की हवा पहले इस गीली घास से टकराएगी, फिर घर के अंदर आएगी तो शायद थोड़ी सी ठंडक आ जाए। तब तक प्रिया घर के अंदर से वहां आती है। वो नंदिनी को काम करता देख मुंह बना लेती है। दीदी, सच बताओ तो मुझे नहीं लगता था इससे कोई फर्क पड़ेगा। मुझे भी पूरा यकीन नहीं था, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या आ जाता है कोशिश करने में। कुछ देर तक गर्म हवा चलती है, फिर धीरे धीरे वही हवा गीली घास से होकर कमरे के अंदर आने लगती है।
एक मिनट, हवा पहले जैसी गर्म नहीं लग रही है। सच में थोड़ी ठंडक तो मुझे भी महसूस हो रही है। प्रिया चुप होकर खिड़की से आती हुई ठंडी हवा महसूस करने लगती है। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। शाम का समय होता है, खिड़कियों पर लगी गीली घास की वजह से घर के अंदर पहले से ही थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। तभी बाहर से रामप्यारी चाची एक आदमी के साथ आती दिखाई देती है। अरे कमला, लगता है तेरी बहू ने सच में कोई कमाल कर दिया है। बाहर तो आग जैसी हवा चल रही है, तेरे घर में इतनी ज्यादा ठंडक कैसे लग रही है? बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे घर में। हाँ, ये सब नंदिनी का जुगाड़ है। सच कहूँ काकी, बाहर से आते हुए लगा जैसे किसी दूसरे घर में आ गए हो। अरे रमेश, इस बार जल्दी आ गया शहर से। क्या बताया जाए काका, शहर में मजदूरी करना भी अब आसान नहीं रहा। ऊपर से इतनी गर्मी, पूरे दिन टीन के छत के नीचे काम करो तो ऐसा लगता है जैसे शरीर पिघल जाएगा। पिछले दिन तो किसी चीज का नाम बता रहा था, क्या था वो जरा बता इन्हें। मशरूम, शायद आप इसी की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है? अरे सफेद सफेद छाते जैसे होते, शहर के होटल वाले और बड़े बड़े लोग बहुत सारा ये सब खाते हैं। मैंने तो देखा वहाँ लोग छोटे छोटे कमरे में भी मशरूम उगाकर पैसे कमा रहे हैं। नंदी ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है। छोटे कमरे में भी उग सक जाते हैं ये सारी चीजें? हाँ, बस कमरे में नमी और ठंडक चाहिए होती है। शहर में तो लोग बोरे भर भर के उगाते हैं और काफी पसंद भी किया जाता है इस चीज को। छोटे कमरे में भी उगाया जा सकता है क्या इन सारी चीजों को? जिस गोदाम में मैं मजदूरी किया करता था ना, तो उसके पीछे वाले कमरे में लोग मशरूम उगाते थे। वहाँ होटल वाले खुद खरीदने आते थे। नन्ही अब सोच में पड़ जाती है। अगर कोई सीखना चाहे तो ये मशरूम उगाना सीख सकता है क्या? क्यों नहीं, लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए, वरना पूरा सामान खराब हो सकता है। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं भैया, यहाँ से बहुत गर्मी भी लग रही है, हम लोग घर जाते, काम भी करना है। रमेश और रामप्यारी चाची वहां से चले जाते। रात को सभी सोने की तैयारी कर रहे होते, लेकिन नंदिनी चुपचाप बैठी सोच रही होती है। तभी प्रिया नंदिनी के पास आती है। दीदी, आप अभी तक सोई नहीं? बस ऐसी सोच ही रही थी, कहीं आप सच में तो वो मशरूम उगाने का नहीं सोच रही हो? हाँ, अगर उससे घर के हालात थोड़ी सुधर जाएं तो कोशिश करने में क्या बुराई है? दीदी, आपको सच में लगता है कि ये सब यहाँ पर हो पाएगा? गांव में लोग मुश्किल से अपनी खेती संभाल पाते हैं और आप ये नया काम लेकर बैठ रही हो। ये सब काम क्यों सोच रही हो आप? नया काम ही कभी कभी जिंदगी बदल देता है प्रिया। मुझे तो लगता है आप बस इस गर्मी में खुद को और परेशान करने वाली हो। नंदी उसकी बात सुनकर भी शांत रहती है। उसके मन में अब मशरूम की बात बार बार चल रही होती है। अगले दिन सुबह नंदिनी जल्दी उठकर घर का काम निपटाती है, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार उसी बात पर जा रहा था। क्या सोच रही है बहू? सुबह से देखे जा रही है, क्या हो गया? कहीं खोई हुई लग रही है मुझे तो। माँ जी, मैं आज रामप्यारी चाची के घर होकर आ जाती हूँ। शायद रमेश भैया फिर शहर जाने वाले हैं, उनसे मशरूम के बारे में थोड़ा बहुत पूछने जा रही हूँ। कुछ देर बाद नंदिनी रामप्यारी चाची के घर पहुंचती है। अरे बहू, आज सुबह सुबह तो कैसे आ गई यहाँ पर? चाची, वो रमेश भैया गए क्या? अभी नहीं, क्यों, कोई बात हो गई क्या? कुछ हुआ तो बता। उनसे मशरूम के बारे में मुझे पूछना था। उसी समय रमेश बाहर से आता है। ये मशरूम उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और बीज कहाँ मिलते हैं? नंदी ध्यान से सारी बातें सुनती है। कुछ देर बाद नंदिनी घर लौट आती है। लो, आ गई दीदी। अब क्या पता चला? मशरूम उग सकते हैं यहाँ भी? और आपको सच में लगता है कि हमारे इस छोटे से घर में वो सब उग पाएंगे, वो सब हो पाएंगे? क्या सोच रही हो? पीछे वाला बंद कमरा खाली पड़ा है, अगर उसे साफ कर दे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। दीदी, उस कमरे में खड़े होना बहुत मुश्किल है, वहाँ इतनी घुटन और गर्मी होती, कैसे करोगी वहां पर? इसीलिए तो उसे ठीक करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है आप ये सब बस बेकार में मेहनत करने वाली, कुछ नहीं होगा इससे। हो सकता है, लेकिन अगर कोशिश ही ना करे तो पता कैसे चलेगा? अगले दिन से नंदिनी पीछे वाले बंद कमरे में साफ सफाई करने लगती है। कमरे के अंदर पुराना सामान, टूटी टोकरियां, धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे। ऊपर से कमरे में इतनी गर्मी होती है कि कुछ देर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल लगता है। बहू, थोड़ा बाहर आ जा, अंदर बहुत घुटन हुआ करती, कैसे तू रहती है अंदर इतनी देर तक? बस माँ जी, बस माँ जी, आ रही हूँ, ये आखिरी बोरा निकाल दूं फिर आ जाती हूँ। नंदी पुराने सामान को बाहर निकालती रहती। उसके चेहरे में लगातार पसीना बह रहा था। दीदी, सच बताओ, मुझे नहीं लगता इस कमरे में कुछ उग भी सकता है। यहाँ तो इंसान भी नहीं खड़ा हो सकता, ये पौधे कैसे जिएंगे?
नंदिनी जवाब दिए बिना सफाई करती रहती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी थोड़ा सा सूखा भूसा, पुराने प्लास्टिक के बैग और मशरूम की बीज लेकर आती है। बहू इतने पैसे कहाँ से लाए? मैंने पिछले महीने से थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे, उसी से ही ले आई हूँ मैं। नन्ही भूसे के पानी में भिगोती है, फिर उसके बाद धूप से बचाकर उसके बैग को वो भूसा और बीज भरने लगती है। ये क्या कर रही हो दीदी? रमेश भैया ने बताया था, ऐसे परत परत करके ही भरते हैं ये सारी चीजें। आपको देखकर तो लग रहा है जैसे कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही हो आप। मजाक उड़ाने से अच्छा है कि दुआ कर दे कि काम बन जाए हमारा। मैं तो बस कर रही थी, बाद में आपका दिल टूट ना जाए। नन्ही बैगों में छोटे छोटे छेद करती है और उन्हें कमरे में टांग देती है। फिर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कती है। कई दिनों तक वो लगातार कमरे में लगी रहती है, लेकिन एक सुबह जब वो बैग देखने जाती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ बहू? माँ जी, इन बैगों से सफेद फफूंद लग गई है। मतलब क्या हुआ? मतलब सब खराब हो गए हैं। प्रिया भी पीछे आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था दीदी, ये सब इतना आसान नहीं होता, आप तो मान ही नहीं रहते। शायद मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है। नन्ही चुपचाप खराब बैग बाहर निकालने लगती है। अगले कुछ दिनों तक वो फिर से कोशिश करती है। इस बार वो कमरे में ज्यादा पानी छिड़कती है, खिड़कियों को ढकती है और गर्मी कम रहने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी बार वो भी बैग बदबू में आने लगते हैं। फिर खराब हो गए। रहने दे बहू, खुद को इतना ज्यादा मत थका। नहीं माँ जी, इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है मुझसे बार बार। प्रिया सिल हिलाकर वहां से चली जाती। एक दोपहर गर्मी पहले से कहीं ज्यादा पड़ चुकी थी। घर के बाहर तक हवा आग जैसी लग रही थी। अरे बहू, आज उस कमरे में मत जाना, आज तो बाहर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बस थोड़ी देर देखकर आती हूँ माँ जी, और सुबह से कमरे में पानी भी नहीं डाला है मैंने। दीदी, आप भी ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 2 बार सब खराब हो चुका है, तो क्यों बार बार जा रही हैं? इस बार शायद सब सही हो जाए। नन्ही बाल्टी लेकर बंद कमरे के लिए चली जाती है। अंदर कमरा बहुत ही ज्यादा भयंकर घुटन और गर्मी से भरा होता है। वो धीरे धीरे बैग पर पानी छिड़कने लगती है। उसके चेहरे में लगातार पसीना बह रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है। वो दीवार पकड़ने की कोशिश करती है। हे भगवान, ये ये मैं कहीं। अचानक उसका सिर घूमता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती। कुछ समय बाद माँ जी, आपने दीदी को देखा है कहीं? कहाँ चली गई है दीदी? नहीं बहू, क्या हुआ, क्या हो गया? तू सुबह सुबह क्यों आ गई यहाँ पे? सुबह से कहीं पर भी नहीं दिख रही दीदी, पता नहीं कहाँ गई। पूरे घर में देख लिया, आंगन में भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे इतनी भयंकर गर्मी में वो भला बाहर कहाँ चली जाएगी? घर में ही होगी कहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो है कहाँ, चली कहाँ गई है? उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कभी कहीं नहीं जाती, पता नहीं आज अचानक कहाँ गई। 1 मिनट, मैंने उसे आखिरी बार पीछे वाले बंद कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? फिर से उस बंद कमरे में? हाँ बहू, अब पता नहीं क्या करने जाया करती है वो वहां पर। लेकिन माँ जी, दीदी बार बार उस बंद कमरे की तरफ क्यों जाती है? वहां तो घुटन होती है, सांस तक लेना मुश्किल होता है। पता नहीं बहू, कई दिनों से मैं वही देख रही हूँ, वो उसी कमरे की तरफ लगी रहती है, ना ढंग से आराम करती है, ना अपनी तबीयत का ख्याल रखती, पता नहीं क्या करना चाहती है। माँ जी, कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे ये ऐसा मत कह, चल चल, हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों घबराते हुए बंद कमरे की तरफ भागती है। दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए, आप अंदर हैं क्या? अरे नंदनी बहू, अरे दरवाजा खोल बेटा, क्या कर रही है तू अंदर? कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ हटिए आप, हटिए, लगता है दरवाजा को धक्का देकर ही खोलना होगा। प्रिया जोर से धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोलती है। दीदी, माँ जी, दीदी जमीन पर पड़ी हुई है। अरे बहू नंदिनी, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? इनके हाथ तो पूरी तरह तप रहे हैं, कितनी तेज गर्मी है शरीर में। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि इस बंद कमरे में मत आया कर, कितनी बार इसको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। दीदी आंखें खोल गई, आपको क्या हो गया है? प्रिया उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारती। कमला और प्रिया उसकी हालत देखकर घबरा जाती। कुछ देर बाद नंदिनी धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी नजर धुंधली हालत में सामने टंगी बैगों पर जाती है। वो देखो। क्या? कमला और प्रिया बैगों की तरफ देखती है। माँ जी, ये सफेद सफेद क्या निकला है? अरे ये तो मशरूम है।
नन्ही हल्की सी मुस्कान के साथ बैग की तरफ देखने लगती है। मशरूम? माँ जी, देखा, प्रिया मेरी मेहनत रंग लाई, सफल हो गई मेरी मेहनत। प्रिया चुप होकर उसे देखने लगती। पहली बार उसके चेहरे पर नंदिनी के लिए हैरानी और सम्मान दोनों एक साथ दिखाई दे रहा था। अगले कुछ दिनों में नंदिनी पहले से ज्यादा सावधानी से मशरूम का ध्यान रखने लगती है। अब बंद कमरे में कई बैगों से छोटे छोटे सफेद मशरूम निकलने लगे। दीदी ये देखिए, इतनी जल्दी बड़े भी हो गए हैं ये सारे। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं क्या ये सब? अगर कमरे में नमी सही से हो ना, तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी बढ़ने लगती हैं। तो आज मैं पानी छिड़क दूं? हाँ, लेकिन ज्यादा मत डालना, वरना फिर खराब हो जाएंगे ये सभी। प्रिया पहली बार ध्यान से मशरूम वाले बैगों पर पानी छिड़कने लगती है। चलो, आखिर छोटी बहू भी काम में हाथ बटाने लगी है। माँ जी, अब समझ में आ गया कि दीदी इतनी मेहनत क्यों करा करती थी। धीरे धीरे पूरे कमरे में मशरूम निकलने लगते। सफेद सफेद गुच्छे देखकर सभी खुश हो जाते। दीपक और मनीष भी हैरान हो जाते और खुश क्यों ही ना हो, उन्हें मशरूम की कीमत पता थी। अरे वाह, इतने सारे मशरूम! भाभी, सच में आपने तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया। हमारे कमरे में ही उगा लिए इन मशरूमों को। हाँ, अब इन्हें सही समय पर तोड़ना होगा। नन्ही और प्रिया मिलकर सावधानी से मशरूम तोड़ने लगती। कुछ देर बाद सभी लोग आंगन से बैठकर मशरूम साफ करने लगते हैं। अब इन्हें बेचेंगे कहाँ? शहर में बेच देंगे, वहाँ होटल वाले लेते हैं ना। हाँ, हमारे शहर में भी लोग मशरूम बहुत खाते हैं। तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं और मनीष उन्हीं बाजार में लेकर जाएंगे और उनको बेचने की कोशिश करेंगे। प्रिया पुराने अखबार और डिब्बे निकाल कर पैकिंग करना शुरू कर देती है। दीदी, ऐसे खुला मत रखो। अगर अच्छे से पैक नहीं करेंगे ना, तो देखने में भी बढ़िया नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही बात सही है। शहर में चीज जितनी साफ और अच्छी दिखती है ना, लोग उतना जल्दी खरीदते हैं उसे। धीरे धीरे दोनों बहुएं मिलकर मशरूम पैक करने लग जाती हैं। अगली सुबह, बाबूजी, हम निकलते हैं। हाँ, संभाल कर जाना बेटा। अगर अच्छे दाम में मिल गए ना, तो इस बार हम और भी बैग तैयार करेंगे। दीपक और मनीष मशरूम लेकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में शहर में दोबारा मशरूम का ऑर्डर आ जाता है। इस बार होटल वालों को उनके मशरूम इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में मशरूम मांगने लगते हैं। बापूजी, इस बार तो बहुत सारे मशरूम हाथों हाथ बिक जाएंगे। और होटल वाले बोल रहे थे कि अगली बार ज्यादा मशरूम लेकर आना। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। पहले वायरिंग होती है, फिर पंखा आता है और फिर धीरे धीरे कूलर आ जाता है। अब कम से कम रात को गर्मी में नींद तो आ जाएगी। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जिस घर में कभी गर्मी, तंगी और परेशानियां रहती थी, आज उसी घर में मेहनत और हौसला भी ठंडक बस चुकी है। दोनों बहुओं ने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुना और अपने छोटे से बंद कमरे से शुरू की आई मशरूम की खेती और पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे वही टूटा फूटा घर पूरे गांव में ठंडा घर के नाम से मशहूर हो गया।